पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 12 lakhs फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। तुम्हारा वही प्रीवियस ईयर है 21-22, कंप्राइजिंग ऑफ हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, मतलब इसका GTI कितना हो गया? GTI हो गया मेरा 12 लाख रुपए का। ठीक है, डिडक्शंस वगैरह कुछ नहीं बोला तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कुछ नहीं है, तो NTI भी हो गया इसका 12 लाख रुपए का। डिडक्शंस बोला है क्या इसने? अगर ये बोलता कि हाउस प्रॉपर्टी FD मिला के 12 लाख रुपए का है और इसने डिडक्शन क्लेम किया है 2 लाख रुपए का, विच इज वैलिड। अब तुम बोलोगे सर उसने 2 लाख का क्लेम किया, वो 2 लाख का वैलिड था इनवैलिड था, वो हमको कैसा पता चलेगा? अभी तो हम बेसिक्स में, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि तुम अज्यूम करो कि वो वैलिड था। लेकिन अगर वो वही बोलता कि सर उसने 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया या 2 लाख का डिडक्शन लिया है, लेकिन उसको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1,50,000 ही अलाउड होता है, तो 2 लाख लेस करोगे क्या? भली किया होगा उसने 2 लाख, बट मिलेगा कितना? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख माइनस करते। तो उसका बाद में आता तुम्हारा NTI 10,50,000 रुपए। अब इस 10,50,000 पे तुम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे इतनी मगजमारी दी है क्या? पहला बेसिक क्वेश्चन था कि सर उसका 12 लाख रुपए की कमाई है, कैलकुलेट इज इनकम टैक्स, 3 चीजें रहेगी, उसकी उम्र अलग अलग है। देख लो, टाइप 1 इंडिविजुअल, टाइप 2 इंडिविजुअल, टाइप 3 इंडिविजुअल। करना क्या था? फटाफट करो, आंसर दो मेरे को इसका। आ गया? वेरी गुड। अंकिता वो तो मेरा तो नहीं आया, ऐसे किया जादू। एज निकालनी है? एज क्यों निकाल रही? अरे माँ कसम, तूने तो पूरा सत्यानाश कर दिया 1 सेकंड में पूरे इनकम टैक्स का। अरे क्वेश्चन तो नीचे, assume that Mr. X has not obtained, तो कैलकुलेट इज। ये तो कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा भी मेरे हादसा मेरे साथ कभी हो सकता है। प्रथमेश कैलकुलेट कर रहा है ना तू? साहब अब तुम ट्रेंड हो गए। अब तुम मेरे को ये बताओ कि गवर्नमेंट को तुम कितना पे करोगे? मेरे को नहीं मालूम तुम गवर्नमेंट को सरचार्ज पे करने की इच्छा रखते हो नहीं रखते हो, वो सब तुम जानो। मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि तुम गवर्नमेंट को कितना पे करोगे। क्या भाई कार्तिक, कितना पे करेगा तू गवर्नमेंट को? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ओए, सेकंड का 200 टक्का। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ कि तुम लोग अपने ऐप स्टोर, प्ले स्टोर जो तुम्हारे पास में है, उस पे से तुम 3 का तो है मेरे पास ऑलरेडी, तुम दोनों और प्रथमेश वगैरह, तुम लोग RG क्लासेस ऐप एक मिलेगा तुमको प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर दो। मैं तुमको एक बैच में ऐड करूँगा। ये जो भी लेक्चर्स हम देख रहे हैं वो उस ऐप पर अपलोडेड रहेंगे, तो जस्ट इन केस तुमको कभी वापस रिव्यू करना है उसको, क्योंकि सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे तो डालूंगा नहीं, तो स्टार्टिंग के थे, तो जस्ट इन केस तुमको कभी वापस लेक्चर्स देखने तो तुम वहीं पर जाके उसको वापस स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ठीक है? अरे पट 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 क्या क्या क्या
सेकंड नहीं नहीं, सेकंड पे तो आया नहीं अभी, तो बच्चों को पहले तो करना दो। चल ठीक है, सेकंड का बोल ही दिया तो मैं चेक कर लेता एटलीस्ट तेरा सेकंड का। मेरे पास सेकंड क्यों नहीं है इसमें? सेकंड में एक मिनट, सेकंड कौन सा था? मिस्टर ए, एज्ड 42 ईयर्स। कितना बोला? रॉन्ग, रॉन्ग। नहीं नहीं, हाँ एमआरसी, मेमोरी रिटर्न करने के बाद पहले नॉर्मल अपना टप्पे 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 टप्पे, फिर सरचार्ज, फिर सेस, और सी फॉर मार्जिनल रिलीफ ऑल्सो इफ एनी। अरे प्रथमेश भाई साहब, तू क्या कर रहा है? तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? क्या क्या? नहीं, तेरा कैमरा ऑन कर पहले तो। एक तो मेरे को कुछ ऐसे भी समझ नहीं आ रहा। 130 to 500, 170 to 500 था क्या? नहीं, 179,400। सर कैसे किया सॉल्व? चलो एक मैं कर लेता हूँ। सर 12 लाख रुपए तक का आपका कमाई था, इधर इधर इधर, 12 लाख रुपए तक की कमाई थी, एज 45 ईयर्स थी, टाइप 1 वाला इंडिविजुअल। सर 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक आते 2.5 लाख रुपए, उसका 5% बोले तो 12,500 एम प्लस। 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, मतलब 5 लाख का 20% 1 लाख एम प्लस, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी कमाई होगी उसका 30%, दैट इज 2 लाख का 30%, 60,000। तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, टोटल आ गया 1,72,500। 170 कुछ नहीं ऐड किया तीनों को हैं, 2 लाख का 30% एम प्लस, और उसके पहले का सब कुछ 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000। हाँ 172,500। अब जो तुम्हारा 172,500 आया उसका 4%। हेल्प कर वेदांश। 179,400, 1,79,400। सर 63 के लिए एक बार वापस रिटर्न में हेल्प कर दो हमको, कि राइटिंग में एक बार लिख के बता दो। भाई राइटिंग में लिख के बता दे तो तुम्हारे लिए कोई बात है। एज 63 थी, टाइप 2 इंडिविजुअल, 3 लाख रुपए तक का माफ, तो अप टू 3 लाख रुपीज। अगर किसी को अभी भी नहीं जम रहा है डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, तो ऐसे लिख कर करो, अप टू 3 लाख 0 रुपीज। 3 लाख से 5 लाख तक आते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 5% बोले तो 10,000 रुपए। फिर 5 लाख से 10 लाख तक आते हैं 5 लाख रुपए, इसका 20% बोले तो 1 लाख रुपया। और बाद में 10 लाख से लेके 12 लाख तक आते हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख का 30% बोले तो 60,000 रुपया। तो अब 0 रुपीज प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, टोटल हुआ 1,70,000 रुपीज। यहां तक मेरा कैलकुलेशन खत्म हो जाता, प्लस सेस ऐड करूंगा एट द रेट ऑफ 4%, तो वो सेस आ रहा है 4% का मेरा 6,800 रुपीज। देयरफॉर माय टोटल इज 1,76,800 रुपीज। एज 63, ये तो 63 का करो किया, देख लो क्या गलत किया तुमने। क्यों 63 वाले के लिए कब तक माफ होता है? हाँ अप टू 3 लाख तो माफ है ना, तो 3 लाख का 5% क्यों निकालेंगे? क्योंकि 3 लाख से 5 लाख कितना होता है? अंकिता बहन किसका? एज 82 का कितना? 1। ऐसा नहीं बोलते रे, ट्राई कर उसको बोलने का, तेरे को बहुत दिक्कत जाएगी नहीं तो आगे। सच्ची बोल रहा मैं, इनकम टैक्स में 400 आई ख्याल में 1,66,400। ये हो गया फर्स्ट का। चलो सेकंड पे चले जाओ।
सेकंड का क्वेश्चन ये है, नहीं कुछ आवाज नहीं आ रही मेरे को, क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है। क्या बोला? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा समझते नहीं मेरे को। 35,000 गलत, गलत। वन लाख 13,36,000। नहीं तेरी आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही, तू चैट में डाल, मैं चैट पढ़ता हूँ तेरी। करूँ करूँ? आज कौन सा गरीब बिना कैलकुलेटर के आया हुआ है क्या कोई? बिना कैलकुलेटर का गरीब है क्या कोई? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। अब तुम बोलोगे सर हम इतना सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमको तो एमसीक्यू आएगा। अरे आएगा एमसीक्यू, सॉल्व तो ऐसे करना पड़ेगा ना, इसके अलावा कुछ रास्ता मिल रहा है क्या तुमको? एमसीक्यू का मेरे को एक बात बताओ, 4 ऑप्शन दिया मैंने तुमको कि इसका आंसर है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। हाउ विल यू सॉल्व इट? सॉल्व तो यही करना पड़ेगा, प्रोसीजर तो सेम है। उल्टा इसमें तुम्हारा नुकसान है कि तुमको इतना मेहनत करने पर मिलेगा एक ही मार्क, और जब जाएगा तो 1.25 जाएगा। इसी के लिए करना पूरी प्रोसीजर है, ताकि ये समझ में आवे कि कौन से प्रोसेस में हम अटक जाते हैं, ताकि उतना पार्ट अगर रेक्टिफाई कर लो तो पूरी प्रोसेस तुम्हारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। समझ में आया कि अपन पूरा सॉल्व क्यों कर रहे हैं? आइडियली तुमको सॉल्व करने की चीज ही नहीं है, मैंने तो तुमको 4 एमसीक्यू दे देना चाहिए, लेकिन वो तुमको समझेगा नहीं कि, और करना तुमको इतना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर भी करना पड़ेगा, बस लिखना नहीं है, और बिना लिखे तुम कर भी नहीं सकते। आज ये 14 लाख की 41 लाख की फिगर है, कल जाके आप 3 करोड़ 40 लाख 181 रुपए आ गया तो लिख के करना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो धीरे धीरे कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। पहले पेपर पे मास्टरी लाओ, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जंप करने जाओगे, आ ही नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेटर के पहले दिमाग में आना चाहिए, दिमाग के पहले पेज पे आना चाहिए। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 ईयर्स। जैसी एज 42 पढ़ा, चूल्हे में गया आगे का, मेरे को इतना समझ में आया कि टाइप 1 वाला इंडिविजुअल है ये। हैविंग द टोटल इनकम ऑफ 51 lakhs फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। गलत दे दिया सर, हमको तो 21-22 अप्लीकेबल है, तो क्या ये तो 22-23 दे दिया ना इसने गलती से, आगे का साल का दे दिया ना, ये तो हम तो आए ही नहीं अभी तक आगे के साल में। 2023 किसने देखा? अरे गधड़े क्या, हाँ उसको पीछे करेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर तो 21-22 है ना, वो असेसमेंट तो 1 साल आगे का था। Assume that is total income comprises of salary income, house property, interest on fixed deposit। अरे कितनी मजा, कुछ बोला ही नहीं इसने, बस एक ही फिगर दे दी, 51 लाख रुपए की फिगर है। Assume that Mr. A has not obtained for the provision of section 115 BAC। ये क्या है? न्यू रेजिम, न्यू रेजिम। ठीक है, यहाँ पे कुछ जरूरत है कि हमको न्यू ओल्ड का, तो न्यू ओल्ड की जरूरत क्या है? अगर उसने ऑप्ट नहीं किया, मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि ओल्ड के हिसाब से सॉल्व करके दो, नए की मगजमारी रखो मत, तो ओल्ड के हिसाब से सॉल्व करता हूं। 51 लाख रुपए पर इनकम टैक्स निकालना है। सपोज माय इनकम इज 51 लाख रुपीज। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 51 lakhs up to 2,50,000 0 rupees, 0 ये रुपीस का कॉलम।
फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक डिफरेंस आया 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 5 लाख रुपया आया। इस 5 लाख रुपए का 20%, 1 लाख रुपीस। अब 10 लाख से लेके 51 लाख तक 41 लाख का डिफरेंस आता है। इसका 30% बोले तो 12,30,000। तो अगर मैं इस तीनों को ऐड करता हूं तो टोटल मेरा आंसर आता है 13,42,500। हाँ बराबर, यहां तक आता था। सेस ऐड कर दो डायरेक्ट। अरे सर सरचार्ज भी तो रह गया, प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन टैक्स। इनकम पे करूंगा क्या, तो इसी का 10% मतलब 134250। तो देयरफॉर आफ्टर सरचार्ज टोटल इनकम वुड बी 14,76,750 रुपीज। इस पे सेस ऐड कर कर मैं आंसर ला देता था, बट आई हैव टू सी फॉर मार्जिनल रिलीफ फर्स्ट। पहले मार्जिनल रिलीफ को देखो। क्यों? क्योंकि 50 के नजदीक में आया हुआ है। सर हमको कैसे समझेगा कि 50 के नजदीक में कब मार्जिनल रिलीफ लाने का है, कब नहीं लाने का है? अरे जितने टप्पे हैं तुम्हारे पास सरचार्ज के लिए, अप टू 50 लाख तो नहीं ले। 50 लाख से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है। मतलब टप्पे कौन से हो गए तुम्हारे? 50 का एक टप्पा, 1 का एक टप्पा, 2 करोड़ का एक टप्पा, 5 करोड़ का एक टप्पा। इसके नजदीक का भी फिगर आई तो सरचार्ज आने वाला, ये कंफर्म है। क्योंकि इससे दूर रह गया तो कमाई ज्यादा, तो टैक्स ज्यादा ऑटोमेटिकली आने वाला है। लेकिन जब इसके नजदीक में कोई अमाउंट रही 1, 2, 3 लाख रुपए तक की, तब एक बार चेक कर लेने का। सर अब मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए मैं लिखूंगा सपोज इनकम ऑफ मिस्टर ए वुड बी 50 lakhs only. Calculation of tax on 50 lakhs. मेरे को सपोर्ट दो। अप टू 2.50 रुपीज, 2.5 से 5 लाख, 2,50,000 का 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का डिफरेंस, 5 लाख का 20%, 1 लाख। सर 10 लाख से आगे 50 लाख तक 51 लाख है ना सर? अरे नहीं नहीं, अज्यूम कर रहे कि उसकी इनकम 50 होती, तो डिफरेंस आया 40 लाख। 40 लाख का 30%, 12 लाख। तो सर टोटल इनकम वुड हैव बीन 13,12,500 प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 0। सर 50 के ऊपर इनकम ही नहीं है, देयरफॉर टोटल टैक्स वुड हैव बीन 13,12,500। समरी, इनकम और ये टैक्स। सर इनकम थी 51 लाख की, तो टैक्स कितना आया था मेरा? 14 लाख। अरे ये था ना इधर 14,76,000, ये रेड में जो लिखा अपन ने 14,76,250 रुपीज। सॉरी 750 क्या, 750 रुपीज। लेकिन जब इनकम वॉज 50 lakhs ओनली, तो माई टोटल टैक्स वॉज 13,12,500। अब इसको देख के ये समझ में आता है कि सर एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाए? खाली 1 लाख, जिसके वजह से टैक्स कितना भरने को आ गया? 1,64,250। सर कमाई किया 1 लाख, टैक्स भरूंगा 1,64,000। कमाई से ज्यादा टैक्स कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा टैक्स कितना था?
1,64,250 माइनस 1 lakhs, therefore marginal relief equal to 6,64,250 रुपीज। ये हो गया मेरा मार्जिनल रिलीफ। अब इसको मार्जिनल रिलीफ राहत मिलेगी मुझे किस चीज में, जो मैं टैक्स पे करने वाला था, मैं टैक्स इस पे करने वाला था 51 पे या 50 पे, 51 पे। therefore now my tax payable to government will be 1 lakh, नहीं सॉरी 1 लाख नहीं, 14,76,750 इतना मेरा टैक्स आ रहा था, याद है क्या? 14,76,750 माइनस माय मार्जिन रिलीफ जितनी मेरे को राहत मिली 64,250। आंसर वुड बी है 14,12,500। add cess at the rate of 4%। जब MCQ सॉल्व करोगे ना तब एक ऑप्शन ये रहेगा 14,12,500, ये एक ऑप्शन रहेगा और ये कंफ्यूजन में डालेगा। तुमने किया 14,12,000, अरे हो आ गया 14,12,000, ठीक, एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता, इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देती। बोले इंस्टीट्यूट कैसे मार्क्स देगी रे? ऐड 4% का सेस 56,500, तो टोटल ऐड करके आएगा 14,69,000। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। आई क्या बात समझ में? पक्का समझा? ये तुम्हारे बुक में लिखो, ये एग्जाम्पल पूरा लिखो, ताकि एक हमेशा जब भी तुम एग्जाम के टाइम पर अगर कभी गलती से कंफ्यूज हो जाओ तो तुम्हारे पास में एक मास्टर क्वेश्चन रहेगा कि हाँ, हाउ टू सॉल्व मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट। अंकिता बोलती सर बहुत मजा आया, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगला ही है। बट ये पहले पूरा लिखो, ये बाकायदा अपने बुक में लिखो। और बाद में याद से तुम्हारी फाइल लेकर चले जाना, क्योंकि मेरे को तुम पे 2 कौड़ी का भी भरोसा नहीं कि ये पेज तुम्हारे कहाँ इधर उधर घूमता रहेगा। तो फाइल याद से ऑफिस से लेकर चले जाना, बैच के बाद ही लेकर चले जाना। उस फाइल में तुम्हारी ये नोट्स और जो मैं हैंडआउट्स दूंगा वो, तो बेसिकली तुमको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्या क्या करनी है, मतलब पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में जो तुम बुक में लिख रहे हो, छोटी सी बुक रहेगी वो एक, क्योंकि अपन बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, वो बुक, तुम्हारी ये जो हैंडआउट्स क्वेश्चन आंसर्स का पेजेस रहेगा वो, और एक तुम्हारी जो हैंडआउट्स रहेगी वो, और इसके अलावा तुमको स्कैनर वगैरह या जो भी MCQ की बुक रहती है, मैं मेरे हैंडआउट्स में एनीवेज MCQs वगैरह सारी चीज़ें दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी तुमको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ने वाली है, तो वो MCQ वाली बुक, ये 4 चीज़ें तुम्हारे पास में रहेगी फॉर इनकम टैक्स या एक्चुअली फुल टैक्स। ठीक है होमेश्वरी, लेक्चर्स किए तूने पूरे तीनों? नहीं सर, यहाँ पे रेंज नहीं रहती, मैं अब कल गाँव जा रही हूँ। ओके, तो करती नहीं। क्या क्या? मैं गाँव जा रही ना, तो गाँव को जाके करती। अच्छा ओके, तो आज आके एटलीस्ट ये लेकर चले जा, हार्ड ड्राइव में तेरे लेक्चर्स लेकर चले जा एक बार। 2 बजे आए तो चलेगा क्या सर? हाँ चलेगा, मेरे को कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है, ये तुम मॉड्यूल में देखोगे तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले सेस ऐड करते हैं, बाद में मार्जिनल रिलीफ क्लेम करते हैं। ज़्यादा मगजमारी मत करो, अपना जो आंसर आया वो फाइनल है। तुम उसका आंसर और अपने मेथड वाला आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में 1% का भी फर्क नहीं आएगा। बस मेथड में अपन हमेशा याद रखना सेस सबसे आखिरी में लगाना, ताकि कभी ये कन्फ्यूजन ना हो कि अरे किस में पहले लगाते थे किस में बाद लगाते थे। सेस सबसे आखिरी में लगाने का, पान है वो खाने का, सबसे आखिरी में खाते, बीच में खाते क्या स्टार्टर के बाद में पान?
ऑफलाइन करने का यही फ़ायदा होता है कि तुम आजू बाजू में पूछ सकते हो कि तुमने कैसे किया, मैंने कैसे किया, वो गलती तुमको अभी की अभी पता चले। ऑनलाइन में तो फिर भगवान भरोसा ही चार चीज़ें। चलो चलो आगे, हो भी गया? अच्छा कर लो, चलो। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन किया अभी अपन ने? एग्जाम्पल 2 किया ना, एग्जाम्पल 3 मिस्टर बी वाला, राइट? 1 करोड़ 1 लाख। चलो करके दो मेरे को, 1 करोड़ 1 लाख। पहुंच गया था नजदीक बट दूर हो गया। अच्छा मैं को एक बात बता, तूने लिख के पेपर पे लिख के किया ना, टैक्स पेबल कितना आया? हाँ हाँ, मैंने बोला ना कैल्सी के करेगा तो जाएगा, उड़ेगा। डायरेक्ट कैल्सी तो अभी अभी नहीं, टाइम है तुमको कैल्सी पाने का। और मेरे को पता तूने गलती कहाँ किया, कर तू, मैं बताता हूँ। अब तू पेपर पे लिखेगा तो शायद तेरे को तेरी गलती रियलाइज हो जाएगा। थर्ड वाला करना है। एकदम माइंड क्लियर रखने का, एकदम शांत रखने का। पहले नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करेंगे भाई साहब, नॉर्मल टैक्स कंप्यूट कर लिया, फिर सरचार्ज ऐड कर लेंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे। सेस ऐड नहीं करेंगे। मार्जिनल रिलीफ के लिए उससे नियरेस्ट वाला जो है वो सॉल्व कर लेंगे। दोनों का देख लेंगे टैक्स ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा है टैक्स कम है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर इनकम कम है टैक्स ज़्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ है। जितना एक्स्ट्रा है अपना फर्स्ट स्टेप में जो अपन ने टैक्स निकाला था उसमें से माइनस करके सेस ऐड कर देंगे, खत्म। एकदम शांत रखने का दिमाग, स्टेप स्टेप स्टेप, एकदम घाई करके एकदम सेस पर नहीं भागने का। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे चलो। कर लेते हो पूरी आवाज। हाँ हाँ ओके। क्या टोटल लास्ट इनकम टैक्स, लास्ट टैक्स बोल रही है तो टैक्स विच यू आर गोइंग टू पे टू गवर्नमेंट बोल रही है तू? हाँ ना, फाइनल आंसर बता रही है ना ना ना, बहुत दूर है तो। थर्टी थ्री परफेक्ट। नहीं नहीं, तेरा क्या है वो, उसका तो गलत है, उसने सब गलत बताया। तू बता, तेरा सही आंसर है एकदम।
हाँ, गई। इसके पहले उसने जो गलती किया अभी वापस तूने वही गलती किया, क्योंकि इसके पहले उसका भी वही आंसर आया था। अब डायरेक्ट कार्तिक से समझ। कार्तिक हेल्प कर इसको अंकिता को। हाँ। सेकंड टाइम भी सरचार्ज 15% उठाए, नहीं समझा? नहीं, सब गलत है, कुत्ते को बोलते पागल साले, कुछ नहीं बोलते, तू सही है, तू टेंशन मत ले, तू तेरी गलती कर। वाह 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 मेरे लाले, बहुत जोरदार। चलो बताओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाला 1 करोड़ 1 लाख वाला। चलो भाई, स्टेप 1 कितना? ना ना ना, चलो क्या था ये? मिस्टर बी, एज कितनी थी इसकी? 51, और इनकम कितनी थी? 1 करोड़। इतना बोले, इतना है ना? 1 करोड़ अंकिता के साथ रह रहे कि मैं फिगर भूल जाऊंगा एक दिन बाद। इस पे मेरे को टैक्स निकालना है। स्टेप 1 नॉर्मल इनकम टैक्स 1 करोड़ 1 लाख पे। सर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सा इंडिविजुअल है? टाइप 1। सर अप टू 2,50,000 0, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख का 5%, 12,500। सर 5 लाख से 10 लाख का, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया। सर 10 लाख से आगे 1 करोड़, यहाँ तक कितना डिफरेंस? 91 लाख। 91 लाख का 30% कितना? 27 लाख 30,000। टोटल टैक्स 28 लाख 42,500 प्लस, अबे सरचार्ज तो पहले ऐड करेंगे ना, सरचार्ज तो पहले अरे सेस से नहीं ऐड करना है, बाकी तो सभी कुछ करना है। प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10 या 15? 15%। 15% कितना आया इसका? 4,26,375। ऐड करने के बाद में आया 32,68,675। इतना टैक्स मैंने पे करना था, प्लस सेस ऐड करने के बचा है उसमें, लेकिन अब 875, सॉरी 875 प्लस 4% का सेस मैंने ऐड करना था। शांति 1 करोड़ 1 लाख है, मतलब साला यहाँ पे मार्जिन रिलीफ हो सकता है। तो एक बार कैलकुलेट कर रहे थे कि व्हाट इफ इज इनकम वुड हैव बीन 1 करोड़। 50 लाख लूंगा क्या मैं? अरे सर 50 लाख का टप्पा छोड़ के आप 1 करोड़ के टप्पे पे चले गए। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 1 करोड़, सेम वापस वही कॉन्सेप्ट। सर अप टू 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 5 लाख का 20%, 1 लाख,
और आगे 10 लाख से आगे 1 करोड़ तक 90 लाख, 90 लाख का 30% इज 27 लाख, तो टोटल टैक्स वुड बी 12,500 प्लस सरचार्ज। सर ऐसे कैसे सरचार्ज आएगा इस पे? अरे सर 50 लाख से तो ज़्यादा है, तो सरचार्ज कितना? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो 281250 टोटल 30,93,750 रुपीज। सर समरी, जब मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख था तब मेरा टैक्स कितना था? 32,68,875। और जब मेरी कमाई खाली मात्र 1 करोड़ थी तो मेरा टैक्स कितना आया? 30,93,750। सर मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया? 1 लाख कमाया, उसके से कितना एक्स्ट्रा टैक्स आया? 1,75,125। सर ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए? 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की कीमत हमको टैक्स में कितनी लगी? 1 करोड़ 75 लाख, 1,75,000। पागल हो गया क्या सर? इससे तो कमाई नहीं करी भी पूर्ति थी। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा टैक्स 1,75,125 माइनस एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख, therefore marginal relief would be 75,125। इतनी मेरे को राहत मिलेगी। किसमें से? जो मैं टैक्स पे करने वाला था। टैक्स कितना पे करने वाला था? इतना 32,68,000, तो therefore टैक्स पेएबल 32,68,875 माइनस मार्जिनल रिलीफ कितना आया मेरा? 75,125, therefore टैक्स पेएबल कितना आया? 31,93,750 प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। 4% आता है 1,27,750। टोटल आया 33,21,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। समझा क्या? अंकिता बोलती सर आई मिस्ड माई चांस, बस एक और मौका दे दो, मैं कर लूंगी सही। अगला क्वेश्चन वही करो। अबे किधर गया? कौन सा नंबर का किया अपन ने अभी? 4th वाला नहीं, 4th वाला करना है ना अपने को। 4th वाला करना है, ये कैलकुलेट करके लो। 4th अब तुम एक जब कैलकुलेट कर रहे हो ना तो सिर्फ फिगर्स में तो घूम ही रहे हो, लेकिन एक फील करना कि 2 करोड़ बापड़े को कमाने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख रुपए कमाए ना इसने, और ये टैक्स कितना पे करेगा ये देखना। सिर्फ 2 करोड़ सोचो, तुम्हारे जेब में 2 करोड़ रुपए है, तुम सोच रहे हो मुंबई में फ्लैट ले लेता हूँ यार, 2 करोड़ का प्रॉफिट तो हो गया मेरे को, तो मुंबई में फ्लैट 1 करोड़ 80 लाख का तो ले ही सकते हैं अपन। तो अब तुम लेने की कोशिश करोगे। देखो, अरे मतलब मैं फील करने की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं करना। तुम्हारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाले कि सर हमारी तो फीलिंग ही बदल गई। ना ना, आंसर सेम है तुम्हारा। तेरा डन? क्योंकि सरचार्ज धप से बढ़ गया ना। सरचार्ज कितना भाग गया? जैसे 51 लाख था, नेक्स्ट इसमें 1 करोड़ 1 लाख था, और इसमें 2 करोड़ 1 लाख है, तीनों में 1-1 लाख एक्स्ट्रा, बट सबके टप्पे बढ़ते जा रहे हैं। सोचो यही 5 करोड़ 1 लाख होता तो उसका टप्पा तो 37% का था। आई होप तुमको जम रहा है।
आज कौन नहीं है? देवेन नहीं है। देवेन क्यों नहीं आ रहा है? ये बैच क्यों मिस कर रहा है? ये तो लेक्चर्स है ना, ग्रुप पर उस पर यूट्यूब पर डालने का ये लॉस रहता है, पट्टे आते नहीं बैच में। होमेश्वरी, हाँ सर। तू लेट आई थी तो तेरे को बता दूँ, तेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होगा उसमें एक ऐप, प्ले स्टोर में जा। तुम्हारा क्या होता है? प्ले स्टोर ही होता है ना कि ऐप स्टोर होता है? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जा, वहाँ पे आरजी क्लासेस सर्च कर। आरजी क्लासेस का लोगो ऐसा रहेगा जो ऊपर तुमको दिख रहा है, मतलब अपना जो लोगो है क्लासेस का, ये वाला जो लोगो रहेगा वो वाली ऐप डाउनलोड कर। मैं तेरे को बैच में एंटर करवाता हूँ, तो सारे जो भी लेक्चर्स वगैरह रहेंगे या ये जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सारा उसके ऊपर तेरे को मिल जाएगी। ठीक है सर। अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तुम्हारी नई बैच बनी है, तो नए लेक्चर्स अपलोड होंगे। उस पर जो लेक्चर्स थे वो पुराने थे, तो तुम्हारे काम के नहीं है। वो असेसमेंट ईयर 2021 के थे, तुम्हारा 22-23 है। तो याद से डाउनलोड करो। तुम डाउनलोड कर लो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो, तो ऑटोमेटिकली मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं तुमको ऐड कर देता हूँ। हाँ सर। काय का 5 करोड़ 1 लाख। चलो, आया क्या? अंकिता बेन, महक बहन, ज़्यादा आ रहा है? हाँ, चलो मैं चल रहा हूँ। 2 करोड़ 1 लाख का है। क्या गड़बड़ किया तूने? अच्छा, वन। अच्छा, 1 मिनट, सबका आंसर आ गया तो फिर नहीं बताता मैं। इसका टैक्स लाइबिलिटी है 70,55,750 रुपीज़। नहीं, हेल्प कर हैं। अच्छा, थर्ड पे ही है तू? टाइम लगेगा, ये वाला लेक्चर वापस देखना, ठीक है? नीचे वाले का किया क्या? फिफ्थ वाले का भी कर दिया? फिफ्थ वाले का तुम दोनों का किया, बचे हुए। चलो फिफ्थ कर लो फटाफट, फास्ट। जिसका कैलकुलेशन स्लो जा रहा है ये लेक्चर वापस से देख लेना। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या क्या? 6 वाला ना, एंड रेसिडेंट इन इंडिया ना। नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा।
क्या कुछ बोला मैंने? देख लेता मैं। जीटीआई का बेनिफिट बोले तो 2.5 लाख बस, उम्र कोई भी हो 2.5 लाख। जीटीआई का बेनिफिट नहीं नहीं, चैप्टर 6 वाले डिडक्शन है, रिबेट 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 भी मिलता है। उसमें से तुमको एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये जो तुमने दो किया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स, बेसिकली जितना टैक्स है, शायद पहले वाले का 9,500 आता है, रिबेट सेस के पहले आएगा ना। अमाउंट ऑफ रिबेट पूछा है, अमाउंट ऑफ रिबेट पहले का 9,500 आता है शायद, दूसरे का नहीं, चेंज बता दो, उसके आगे भी लिख देना। एग्जाम्पल 7 के आगे भी लिख देना, ये रह गया मेरा लिखना, नया है यह। नहीं बस है ही उतना, साल भर में कमाई उसने एलटीसीजे की किया 480। हम्म, अरे कितना था रे? 1,90,00,000, ये आंसर आना चाहिए, 1,93,60,250। अंकिता चल चुप, सच्ची कौन सा? राघव करना कैलकुलेट, डिफिकल्ट है वो, ध्यान से करना। डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है ना, थोड़ा टफ है वो, ध्यान से कर। नहीं, उसमें बहुत बायर्स है। क्या बात कर रहा है? कितना आया? टफ है वो, थोड़ा टाइम लगेगा तेरे को। अरे मेरी माँ, 4,40,000 है ना,
इनकम काय का एग्जाम्पल 6 डूबे कैसे 22,000 5 लाख तक का तो टोटल टैक्स ही 12,500 आता तेरा 22,000 कैसे आया 4,40,000 है ना 2.5 लाख तक माफ 2.5 लाख के ऊपर कितना जा रहा है ये 440 माइनस 2.5 2,40,000 2,40,000 का 5% 9,500 9,500 फिर 5 लाख के नीचे की कमाई है तो रिबेट मिलेगा 12,500 तक का तो 9,500 माइनस 9,500 0 का 4% ऐड करके बताओ कैलकुलेटर पे कितना आता देख टोटल इनकम कितनी हो गई 4,40,000 अप टू 2,50,000 तो जीरो आने वाला है 2,05,000 से लेके 2,50,000 से लेके 4,40,000 तक कितना डिफरेंस आ रहा है 4,40,000 माइनस 2,50,000 1,90,000 का कितना परसेंट ओए मोटली 5% कितना आएगा 9,500 और 5 लाख के नीचे तक है तो रिबेट कितने का मिलता है 12,500 तो लगेगा क्या टैक्स माइनस 9,500 का रिबेट अंडर सेक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87A तो आंसर 0 इस पर लगाओ 4% का सेस करो ना कैलकुलेट 0 पे 4% 0 आई बात समझ चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 अब एक चीज समझो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के आगे लिख देना नया है यह बताओ कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स सर अभी आपने तो लिखा है नहीं आगे आने वाला है जैसे कि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स हॉर्स रेसेस कितना बोला था मैंने टैक्स 30% विनिंग से वो तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी लिखा नहीं लेकिन लिखा है नहीं मैंने तुमको बोला था केबीसी कौन बनेगा करोड़पति कि कितना भी टैक्स कमाया 1,000 रुपए भी कमाया तो नाचेगा कि 1,000 कमाए 1,000 कमाए नहीं हाथ में तो 700 आएंगे मैंने बोला था 30% तो ये फ्लैट है मतलब अगर उसने साल भर में केबीसी में 1,000 रुपए कमाए होंगे तो तुम्हारे हिसाब से टैक्स आना चाहिए क्या उसको नहीं क्योंकि 2.5 लाख के नीचे की कमाई है 1,000 तो 2.5 लाख से नीचे आता ना बट फिर भी उसको टैक्स आएगा इसको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं वैसे ही एक टर्म होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर ये क्या होता है पहले तो ये समझ लो अपने 5 हेड से पहला सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन और आखिरी में इफॉस अब जो कैपिटल गेन होता है उसमें शेयर्स वगैरह जैसे होता है गेन जो खुद से कमाई करके देता है गेन तो अगर तुमने किसी भी शेयर को आज खरीदा आज की तारीख क्या तू किधर गया वो किधर गया सही क्या तारीख है आज की 11 जनवरी तो आज अगर मैं शेयर खरीदता हूं एग्जाम्पल मैंने कोई शेयर खरीद लिया और वो शेयर खरीदने के बाद मैं उसको 1 साल तक बोले तो 12 महीने तक अपने पास में रखता हूं और उसके बाद में उसको बेचता हूं तो उससे मुझे जो भी प्रकार का गेन होगा उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि आपने उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखा लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है 12 महीने और अगर मैंने कोई शेयर आज खरीदा और कल बेचा 4 दिन बाद बेचा 2 महीने बाद बेचा 6 महीने बाद बेचा 8 महीने बाद बेचा 10 महीने बाद बेचा 11 महीने 29 दिन बाद बेचा मतलब 1 साल के अंदर बेचा तो उससे होने वाले प्रॉफिट को बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
गेन तो गेन है सर। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट में फर्क क्या हो गया, एक साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर एक साल के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए अभी क्यों बता रहे हो हमको, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना होता है 20% से, और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स भरना पड़ता है 15%। और ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, इसको स्लैब नहीं मिलते, इसको स्लैब नहीं मिलते। तो सर अगर आपने शेयर्स में पूरे साल में 4 ही लाख रुपए कमाए होते तो आपको इसके ऊपर टैक्स लग जाता, डेफिनेटली यस। ठीक है सर, व्हाट इफ आपने ₹20 लाख कमाए होते तो 20 लाख पे टैक्स डाल दो। डिपेंड करता है एलटीसीजी था या एसटीसीजी था। एलटीसीजी था 20%, एलटीसीजी था 20%, एसटीसीजी था 15%। समझ में आया? अब एक अमेंडमेंट आया जिसको बोला गया अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोला गया? अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोले तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अनएग्जॉस्ट मतलब जो खत्म होने की है, जो खत्म होने की है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस से, चलना भाई, बिजनेस से इनकम कमाया 2,30,000 रुपए का, और मैंने एलटीसीजी या एसटीसीजी, रेट बाद में सोचेंगे, इसका मैंने कमाया 1 लाख रुपए। तो अब ऐसे टोटल करोगे तो तुम्हारी इनकम कितनी दिख रही है तुमको? 3,30,000 रुपए। तो तुम क्या करोगे? 2.5 लाख को माफ कर दोगे और बचे हुए पे टैक्स लगा दोगे। ऐसा नहीं होगा। 1 लाख पे तो आपको टैक्स भरना ही भरना है, कंफर्म है, भरना ही भरना है। या तो 20 से भरो या 15 से भरो, कंफर्म है। अमेंडमेंट बोलता है अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एलटीसीजी को छोड़ दो और उसके अलावा कौन सी इनकम है मेरे पास? बिजनेस की। कितनी है? 2,30,000। सपोज एलटीसीजी एसटीसीजी नहीं होता तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती? 2,30,000। टैक्स भरता क्या? क्यों? 2.5 लाख तक माफ है। लेकिन क्या मेरा 2.5 लाख का एग्जम्पशन पूरा यूटिलाइज हुआ? क्या कितना बचा? 20,000 बच गया, क्योंकि 2.5 लाख तक माफ है, मैंने तो 2,30 ही कमाए। तो ये जो अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 20,000 का बचा है वो आप कैपिटल गेन में क्लेम कर सकते हो। मतलब अब आपको अगर इस पर टैक्स भरना है तो इसमें से 20,000 माइनस कर दो, इस 80,000 पे आपको एलटीसीजी है तो 20% और एसटीसीजी है तो 15%। इस तरीके से टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, सेस तो सब में, सेस तो सब में। सेस इज लाइक पान, पान के बिना खाना तो खत्म ही नहीं होना। सेस तो सब में ही भरना है, सवाल ही नहीं तुम नहीं भरो तो। अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट अब आपको कैपिटल गेन में मिलता है। नहीं बात समझ में? पक्का? श्योर? तो एक बार मेरे को इसका कैलकुलेशन आंसर निकाल के दो तो फिर। एग्जाम्पल 7 का मैं लिखा दूंगा, पहले थ्योरी भी लिखा दूंगा बुक में इस अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन का, बट एक बार ये कैलकुलेट करके दो। मिस्टर दिनेश, एज 35 एंड रेसिडेंट इन इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,80,000 comprising of long term capital gains taxable under section 112. compute his tax liability. मतलब उसने 4,80,000 कमाए, वो भी एलटीसीजी के कमाए, इसके अलावा कोई धंधा नहीं करता हूँ। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी।
करूँ करूँ? हाँ करूँ? सर मेरी कमाई है 4,80,000 LTCG की, इसके अलावा और कोई कमाई नहीं है। तो अगर LTCG नहीं होती तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती? 0। और मेरी बेसिक एग्जाम्शन कितना मिलता मेरे को? 2.5 लाख, क्योंकि उम्र कितनी है इसकी? 35। कल जाके 65 होती तो 3 लाख, और 90 होती तो 5 लाख। तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मिलती है, और यूटिलाइज कितना कर पाया मैं? यूटिलाइज क्या कर पाया? LTCG को छोड़ के यूटिलाइज कितना कर पाया मैं? 0। तो मेरा अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितना बचा? क्या? नहीं, अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जाम्शन कितना बचा मेरा? पूरे 2.5 लाख बचा हुआ है। तो सर मेरी इनकम कितनी, मेरा टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? 4,80,000 माइनस 2,50,000, 2,30,000। इस 2,30,000 का कितना परसेंट? इसका 20%। कितना आया? 46,000 माइनस मेरा क्या टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो कितना मिलेगा रिबेट? माइनस 12,500। तो टोटल कितना आया? 33,500 प्लस 4% का सेस, सब मिला के आया 34। तुमने रिबेट नहीं लिया। 5 लाख से कम की कमाई है ना, रिबेट आना ही चाहिए। सर कौन सी कमाई कोई भी चलती है? कोई भी कमाई 5 लाख से कम है तो रिबेट आना ही आना है। और रिबेट इज अप टू 12,500, तो पूरे 33,500 माइनस कर दोगे क्या? सॉरी 46,000 पूरे माइनस कर दोगे क्या? सर पूरे 46 थोड़ी माइनस होते, पागला गए थे। 12,500 बस, ऐसे समझ में पक्का? तुम्हारे बुक में लिख दो, कॉन्सेप्ट चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट नंबर जो भी होगा वो कॉन्सेप्ट नंबर चेंज करके लिख दो। कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। कलर चेंज।
बेसिक एग्जाम्पशन। दो लाख 20,000 का 20% 44 ही आता ना, 44,000 ही आएगा ना 20%। तो 2,20,000 का 44,000 माइनस करके बताओ तो क्या आंसर आता? 1 176 minus 12,500, 163,500 का 4% टोटल।
समझा क्या ये कॉन्सेप्ट? पक्का? पहले 2.5 लाख का स्लैब, जो भी स्लैब होगा, 2.5, 3, 5 जो भी हो। रिबेट अगर आता है तो कल जाके अगर टोटल इनकम ही तुम्हारी 6 लाख रुपए रही तो रिबेट आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 लाख के अंदर ही रिबेट मिलता है ना। 5 लाख के ऊपर चलेगा तो रिबेट तो मिलेगा नहीं। सर व्हाट इफ मेरा 6 लाख की इनकम थी और मैंने माइनस किया डिडक्शन 1 लाख का, तो मेरी अब इनकम 5 लाख की होगी, तो अब रिबेट मिलेगा क्या? मेरा जीटीआई 5 लाख के अंदर होना चाहिए, एनटीआई 5 के अंदर आया तो कौन सी बड़ी बात होगी? चोट्टेपन करके 5 के अंदर नहीं आना, तुम्हारी इनकम ही 5 चाहिए, तुम इतना गरीब चाहिए कि तुम्हारी टोटल इनकम ही 5 लाख है, तो रिबेट मिलेगा। समझा? तुमको चाहिए तो वो जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो तुमने अभी सॉल्व किया, वो जो तुमने ऐसे उधर की चढ़ करके खुद तो भी लिख लिया होगा, वो वहाँ पे लिख लो, उसका सोल्यूशन लगे तो जगह छोड़ दो, घर जाके लिख लो। ठीक है, चलो। है ताकत है, सॉल्व करना है आगे, है ना? मेरा काम खत्म हो गया, सॉल्व 8 को तुमको सॉल्व कर। नहीं, एक मिनट 51 लैक्स वाले का देखना है ना मेरे को अभी पहले। 51,75,000 वाले का आंसर 40,000 या 47,000? दिस शुड बी द फाइनल आंसर, फाइनल एकदम लास्ट वाला फाइनल। नाइन्थ वाले का 34,000 तुम्हारा नॉर्मल टैक्स आया होगा 33,500,000, 33,005,000 बराबर। उसके बाद में जो तुमको 1 करोड़ पर टैक्स निकालना है विद सरचार्ज ऑफ 10%, तो उसका आंसर आया 30,91,000।
तुमने जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया 1 लाख के लिए वो आया 2,09,500। 2 लाख के लिए 2,09,500। कमाई किया 2 लाख की, टैक्स भरा 2,09,500, तो एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम आया तुम्हारा 9,500। तो ऊपर का 33,500,000 माइनस 9,500, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 32,91,000। 32,91,000 पे 4% का सेस ऐड करके तुम्हारा आंसर आना चाहिए 34,22,640 रुपीज है। 8 का क्या है भाई? अच्छा ये वाला 8 का, ये हाँ हाँ 200%। हाँ सरचार्ज, हाँ बट उतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे को एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये फाइनल वालों को भी नहीं पूछते, तो उनको क्या ही पूछ लेंगे इतना। मतलब सरचार्ज पूछ सकते हैं बट उसके अंदर मार्जिनल, हाँ इतना नहीं आएगा, क्योंकि तुमको आता है 1 मार्क के लिए ना कोई भी क्वेश्चन। ठीक है खत्म। अब ये जो नीचे के 2 एग्जाम्पल्स है, जो नया है वो अभी नहीं करना है, वो थोड़े और हम 2-3 चैप्टर्स कर लेंगे, उसके बाद करना है। नहीं वो तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा, उसका तुमको आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। 1,52,22,350। 1,52,22,350। और जो ये शर्मा वाला है लास्ट, उसका आंसर आता है 62,55,000। 62,55,080। बट एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा आंसर ये सही आएगा, क्योंकि तुम गलत करोगे, प्रोविजन ही और दूसरी है उसमें। फिर भी ठीक है, तुम ट्राई कर लो एक साथ एक। हाँ हाँ चलेगा, कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिखना, 1-2 लाइन 2-3 लाइन के कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट नंबर जो भी होगा तुम्हारा, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। हाँ आधा पेज, ज़्यादा से ज़्यादा बस, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। अब देखो एक बात समझो कि सपोज मैं कोई, मुझे टैक्स भरना है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा अपना। P&L ऑफ RG क्लासेस, यहाँ पे आएगा बाय स्टूडेंट्स की फीस, स्टूडेंट फीस एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस। इसके अलावा और कोई इनकम आ सकती है कि मेरी? सर डिविडेंड आया मेरे को 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट आया मेरे को 5 लाख रुपए का, रेंट आया मेरे को 10 लाख रुपए का। क्या बोला प्रथमेश? कमीशन? मेरे को किसका कमीशन मिलेगा? मैं क्या दलालू का सालू? मैं क्या, मेरे को क्या कमीशन मिल रहा है? रेंट मिल सकता है, मैंने कोई हॉल रेंट पे चढ़ाया, ब्याज पे पैसे चढ़ाया, इंटरेस्ट आ सकता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड आ सकता है। एक हो सकता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई मैंने प्रॉपर्टी सेल किया, उसके मेरे को आया 50 लाख रुपए। ठीक है, अब
टू एक्सपेंसेस में मेरा अलग अलग आ सकते हैं, स्टेशनरी 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वाटर बिल, ऐसे 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 करके कुछ तो भी सब मिला के सपोज मेरे खर्चे हुए 20 लाख रुपए के, और कमाई हो रही होंगी सपोज 1 करोड़ की, जाने दो ना, कैलकुलेट मत करो, टोटल कमाई हो रही है 1 करोड़ की, जबकि मेरे खर्चे कितने के हो रहे हैं 20 लाख के। तो तुम क्या बोलोगे सर आपका नेट प्रॉफिट कितने का आया? 80 लाख। इस 80 लाख पे आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। भले बाइफरगेट करेंगे इसको बाद में, 5 हेड्स में घुसाएंगे अलग अलग अलग, हाउस प्रॉपर्टी में कितना गया, सैलरी में कितना जा रहा है, तो जीरो है, सैलरी में जा नहीं सकता, इफॉस में कितना जा रहा है, कैपिटल गेन में कितना जा रहा है, पीजीपीपी में कितना जा रहा है, ये सब मगजमारी करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो इस पर तुम मेरे को बोलोगे कि सर आप टैक्स पे कर दो, लेकिन सपोज अगर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए, इस सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे मेरे को टैक्स आना चाहिए क्या? प्रॉपर्टी बेचने पे टैक्स आता है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाए उस पर टैक्स आता है? करेक्ट। सपोज मैंने यहाँ पे खर्चा किया होगा 2 लैपटॉप, एक लैपटॉप लिया, 2 लैपटॉप 50,000 रुपए का, तुमको सच्ची लगता है कि 50,000 रुपए मेरा खर्चा है डायरेक्ट 50,000 का? सर 50,000 रुपए पे आपको हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो डेप्रिसिएशन जो वेयर एंड टेयर होता है वो आपका खर्चा होता है, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर 2 टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग इन नेचर हो, स्टेशनरी रिकरिंग नेचर है, इसी साल लाया है इसी साल यूज हो जाएगा, इसी साल लाया है इसी साल यूज हो जाएगा। बट कंप्यूटर आज लाया इसी साल यूज हो जाएगा क्या पूरा? सर वो तो अगले 10 साल तक चलेगा, 8 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, जितना भी चलना है उस कंप्यूटर को। लेकिन प्रिंटर के पेजेस तुम बोलोगे सर अभी आज लाए, जरूरी थोड़ी पूरे इस बार यूज हो जाएंगे। अरे लेकिन उसकी अमाउंट इतनी सी होती है कि कहाँ उसको अगले साल लेकर जाऊँ मैं। अब मैंने पेजेस लाए 500 रुपए के, अब तुम क्या बोलोगे सर इस बार तो आपने 200 के यूज के 300 अगले साल लेकर जाओ। मैं मगजमारी करूंगा कि अगले रिटर्न में याद रखना पड़ेगा, अरे वो 300 रुपए का पिछले साल का खर्चा लेना है। अरे छोड़ना भाई उसको, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। में तो आपका इनकम टैक्स में कैलकुलेट करते टाइम याद रखना, रेवेन्यू पर आपका इनकम टैक्स लगता है, ना कि कैपिटल पर। कैपिटल को आपको एमोर्टाइज करना पड़ेगा, तोड़ के लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने आरजी क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट किया और एडवर्टाइजमेंट पे मेरे को लगा 10 लाख रुपए का खर्चा, तो बस वो 21 साल के लिए है क्या? उसका बेनिफिट तो मेरे को अगले आने वाले 8 साल 10 साल तक का मिलेगा। तो मैंने जब खर्चा रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपने बुक्स में, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा साले जब इसका बेनिफिट तेरे को अगले 10 साल तक मिल रहा है तो खर्चा तू 1 साल का क्यों मान रहा है? क्योंकि अगर तूने खर्चा 1 साल का माना मतलब तूने टैक्स एकदम से 10 लाख से कम कर दिया अपना। क्योंकि एक साथ 10 लाख ठुक जाएगा मेरा पीएनएल में, तो मेरा टैक्स इनकम की अमाउंट धप से गिर जाएगी। इनकम टैक्स वाला बोलता है ऐसा नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। अगर तुझे उसका बेनिफिट अगले 10 साल तक मिल रहा है तो उस 10 लाख को डिवाइडेड बाय 10 कर, मतलब हर साल का खर्चा 1 लाख कर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने बात कर दी, बट एक्चुअल में जो एसेट्स होती है, एसेट्स इसी तरीके से होती है। अगर मैंने कोई प्लांट एंड प्रोजेक्टर लाया, मैंने ये प्रोजेक्टर अभी खराब हो गया था, बीच में मैंने चेंज किया, 30,000 रुपए का प्रोजेक्टर आया। गवर्नमेंट बोली कि तूने 30,000 रुपए कैसे ठोक दिया एकदम से? इसका बेनिफिट के बस तेरे को 1 ही साल होने वाला है, अगले साल का बेनिफिट नहीं होगा तेरे को, इसका होगा ना। तो ये तेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर तुझे खर्चा क्लेम करना है तो एसेट का खर्चा नहीं होता है, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल में लिखना इनकम टैक्स we want revenue receipts and revenue expenditure. We want revenue receipts and revenue expenditures. Revenue receipts and revenue expenditure. For any capital expenditure, its depreciation is debited in P&L. And the asset is recorded in balance sheet. Full stop. And the asset is recorded in the balance sheet. Full stop. While calculating and studying income tax,
and studying income tax, we are concerned with the P&L. We are concerned with the P&L and not the balance sheet. And not the balance sheet. Next line. Method of accounting. अकाउंटिंग की दो मेथड्स होती है, कौन कौन सी? डबल एंट्री, सिंगल एंट्री नहीं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो आपको इनकम टैक्स में क्या फॉलो करना है, कैश या अक्रूवल? सर ये कैश अक्रूवल क्या होता है? अरे कोई खर्चा मैंने आज के लिए किया है लेकिन वो खर्चा अगले साल के लिए है, तो मैं उसको रिकॉर्ड, खर्चा तो आज किया बट वो रिकॉर्ड अगले साल होना चाहिए, तो इस साल का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस both are valid for income tax purpose. Both are valid for income tax purpose. सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस क्या होता है? कर लिया? हुआ? अब देखो क्या हो रहा है। आज की तारीख है 11 जनवरी 2022। तुमने मुझे CS की फ़ीस दिया, एग्जाम्पल 50,000 रुपये, इसी साल दे दिया। अब है ना, मेरा एक बैच चालू होने वाला था 5 अप्रैल 2022 को। वो बैच था CS एग्जीक्यूटिव सेकेंड ग्रुप का। जो अटेम्प्ट इसका जो था, इसका जो अटेम्प्ट था, या चल ठीक है ना, ये नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए था, जो भी था। इसके लिए क्या हुआ, बीच में ही मुझे 30 मार्च 2022 को कार्तिक ने पैसे लाकर दे दिए फॉर दिस बैच। मेरे को 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है कि नहीं करनी है? मेरे को 31 मार्च को क्लोज करनी है, और सपोज मेरी ये 50,000 की इनकम थी और इसकी इनकम 30,000 की थी, इनकम बोल रहा हूं, इसकी फीस 30,000 की थी। तो इस साल की मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए थी? मतलब 21-22 की 50,000, क्योंकि मेरी बैचेस कौन सी चल रही थी 21-22 में? एक ही, CS एग्जीक्यूटिव 11 जनवरी वाली बैच। लेकिन कार्तिक ने 5 अप्रैल के लिए मुझे एडवांस में पैसे लाकर दे दिए ऊपर के, और 30,000 रुपए। तो अब मेरी 31 मार्च तक की कमाई कितने रुपए की होगी? 80,000। 50 इसकी और 30 इसकी ग्रुप 2 की। अरे लेकिन 31 मार्च को मेरी 30,000 वाली बैच चालू थी क्या? वो तो 5 अप्रैल को चालू होने वाली थी, मतलब वो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में शुरू होने वाली थी, बट इसने तो पैसे आज दे दिए मेरे को। तो तुम्हारे हिसाब से इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा? तू कहने कितने कमाए? 80 कमाए ना, ला 80 दे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि तेरी बैच कौन से साल की थी, तुझे पैसे कब मिले, इस साल मिले ना, तो तुझे अभी के अभी ये बैच, अभी के अभी इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज कैश बेसिस प्रिंसिपल। जब कैश मिला तब पैसा दे दो, तब टैक्स दे दो। और अक्रूवल का मतलब है कि सर फॉर एन एग्जाम्पल कार्तिक ने ये 50 तो दिए ही नहीं, ये 30 भी नहीं दिए, बोले सर मैं आपको अगस्त में दूंगा। तो चलिए 30 का रोना नहीं है मेरे को, क्योंकि ये 30 तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाता है। व्हाट अबाउट दिस 50,000? पैसे भले ही अगले साल मिल रहे हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में, बट बैच तो 11 जनवरी की चालू हो गई थी। अब क्या इस 50 को मेरी इनकम में गिनूं या ना गिनूं? क्यों नहीं गिनूं? क्योंकि अभी तक मिले नहीं पैसे, ये कैश बेसिस हो गया। अक्रूवल बोलता है सर्विस कब से चालू हुई? 11 जनवरी। क्या वो 31 मार्च के पहले शुरू हो गई थी? तो आपको फीस अक्रू कर लेनी पड़ेगी। सर मेरे को तो पैसे मिले नहीं, मैं क्या करूं? वो तुम्हारा लुकआउट है। हमने मना किया कि तुमको पैसे लेने से? तुमने पैसे लिए, तुम्हारी फीस, तुम्हारी बैच बन गई ना, तुमको उतने पैसे भरने पड़ेंगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रू हो गई ना, तुम्हारी इनकम बुक हो गई ना, पैसे आए नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं। 4 इंस्टॉलमेंट में आए कि 25 इंस्टॉलमेंट में आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कमाई कितनी हुई? 50, टैक्स भर।
कैश बोलता है कमाई कौन सी साल की, मुझे उससे कोई लेने देने नहीं, कैश कितनी आई, कैश कितनी आ रही है 80,000 ना, 80,000 पे टैक्स पर। अक्रूवल बोलता है तेरे को कितने 80,000 मिलने वाले हैं ना, 80 पे टैक्स भर। मैं बोला नहीं 80 मिलने नहीं वाले, इस फाइनेंशियल ईयर में 85 मिलने वाले, 30,000 अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। तो 30,000 का जो टैक्स है वो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में भरूंगा, लेकिन इस 50,000 का भी मैं टैक्स नहीं भरूंगा। बोलेगा क्यों, और मेरे पास पैसे नहीं आए, मेरे को कोई लेने देना नहीं पैसों का। बैच कब चालू हुई तेरी, ये फाइनेंशियल ईयर में ना, बैच बुक हो गई। अरे सर मेरे को ये नहीं पता बच्चे कितने, टेंटेटिव बेसिस पे लगा दे, और 11 जनवरी को चालू हुई ना बैच, 31 मार्च तक तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बच्चे कितने, पागल बना रहा हमको। कितने बच्चे आए इंटू 50,000, उसका जितना भी तेरा स्लैब में गिरता होगा वो टैक्स। अरे सर लेकिन मेरे तो आपने इसके हिसाब से आपने तो इनकम कर ली 50 लाख रुपए, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक आए 5 ही लाख रुपए। 50 लाख का अगर मैं मोटा मोटी सपोज फर्म है तो 50 लाख पे कितना टैक्स भरना है मेरे को, 30% मतलब 15 लाख रुपए। तो मुझे गवर्नमेंट को 15 लाख प्लस सेस उतना भरना है, लेकिन मेरे पास जेब में पैसे है क्या, क्योंकि फीस कितनी है मेरे पास 5 ही लाख। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा अबे आई 5 लाख, तू भरने को 15 लाख बोल रहा, मैं कैसे भरूं, मेरे को क्या लेना देना, तू भर, तू जाने तेरा काम जाने, उधार लेके भर। तुम तुम्हारी वसूली स्ट्रॉन्ग करो, मतलब वसूली स्ट्रॉन्ग मतलब घर पे जाके बैठो उसके, लेट जाओ, नहीं फीस नहीं दिया तो मैं यही सो जाऊंगा, मैं क्या करूँ उसके, हम लेना देना नहीं। तुम 138 करोड़ में का एक इंसान हो, मैं सब पे ध्यान देते बैठूंगा तो हमको टैक्स कैसे मिलेगा। तू अपने लिए सोच रहा है, बट गवर्नमेंट के एंड पे सोच, तू तो 138 करोड़ की आबादी का एक व्यक्ति है ना। ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी ऐसी चीजें बताते रहेगा तो हम लॉ बनाने का मतलब क्या आया। लॉजिक समझा क्या? दिस इज द मीनिंग ऑफ कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, दोनों वैलिड है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कैश बेसिस फॉलो करता है और सामने वाला इंसान उसको लाके एडवांस दे देता है, वो बोलता है भाई एडवांस मत दे, मर जाऊंगा मैं, क्योंकि एडवांस दिया और मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं तो कैश आई टैक्स पर। अक्रूवल रहता तो मैं बोल सकता भाई ये इस साल की है ही नहीं है तो अगले साल की है, एडवांस आया है, एडवांस आने से क्या होता है, फीस कब की है, अगले साल की है ना, तो अगले साल में भरूंगा टैक्स। भली बैंक में आज आया, ड्यू कब होने वाली है, अगले साल ना, तो टैक्स अगले साल भर। लेकिन कैश बेसिस ड्यू फ्यू को नहीं मानता, कैश बेसिस बोलता मिला कितना भर दे। बात समझ में? प्रथमेश होमेश्वरी समझा? अरे गधेड़ो, क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ दिक्कत? पक्का? ठीक है। कल पीजीबीपी, आई होप आज एक्चुअल में पीजीबीपी चालू करने वाला था, बट बोला कि एक बार प्रैक्टिस ले लेता हूँ, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, क्योंकि ये जो तुमने टैक्स सॉल्व किया ये सबसे आखिरी का पार्ट है। टैक्स कब को सॉल्व करोगे तुम, जब सब हेड्स में जाके डिडक्शन लेस करके, क्लबिंग करके, सेट ऑफ करके, डिडक्शन लेके उसके बाद में जाके टैक्स कंप्यूट करोगे। तो बाद वाली चीज़ छोड़ दी, मतलब अब अपने को सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ना है, हेड्स पढ़ना है। और हेड्स के पहले एक्चुअल में मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह पढ़ाना चाहिए, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो पहले पढ़ो बाद में पढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपनी मॉड्यूल का बुक उठाओ, अपनी मॉड्यूल उठाओगे, CS वाली मॉड्यूल उठाओगे, तो फर्स्ट चैप्टर में तुमको बेसिक स्लैब मिलेगा और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों मिलेगा, बट ठीक है अपन उसके हिसाब से नहीं चलने वाले। पीजीबीपी उठाते हैं, पीजीबीपी का वॉल्यूम देखना तुम्हारे बुक में कितना है, एक बार वो कर लिया तुमने पीजीबीपी, तुम दिमाग से आधे हल्के हो गए, फिर कुछ ज़्यादा नहीं, फिर अपना नीचे की चढ़ाई चढ़ना है अपने को, जो मैक्सिमम है वो चढ़ गए अपन, और एक थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा तुमको कैपिटल गेन में। बस ये दो को अगर कर लिया तो बाकी तो ऐसा समझो कि हर चैप्टर, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, 6 चैप्टर। ये 6 चैप्टर 2 लेक्चर के, बस इससे ज़्यादा के नहीं है। और बुक में लिखोगे तो 4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और 6 चैप्टर है तो कम से कम अगर पर चैप्टर तुम 3 क्वेश्चन भी आते हैं या 2 क्वेश्चन भी सोचो तो 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क आ गए तुम्हारे। और मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि पीजीबीपी इकलौता तुमको कम से कम 15 से 20 मार्क का आता है, तो 20 मार्क ये और 12 मार्क ये, 32 मार्क का तुमको अभी पता है। जीएसटी तो छोड़ दिया मैंने, तो 50 में से 32 गिना है, 50 का जीएसटी थोड़ी है, तुम 100 में से 32 नहीं है, 50 में से 32 हुआ है, तो अपना बहुत बड़ा चंक उसी में एंड हो जाता है। क्लियर? कल स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी।